हेलो एवरीवन, हाय। स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग साइंस की मिनी मैराथन जो है आज शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले साइंस के आज हम लोग आज के इस सेशन में करेंगे, जो कि आपकी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को अभी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए वॉइस ओके, वीडियो ओके है करके। और सेशन को जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया एंड वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। तो क्या आप रेडी है साइंस के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए इंपॉर्टेंट वाले? चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ में कि भाई डूब कर मेहनत करो अपनी आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखरो। आज जो भी मेहनत करोगे, अभी आपके पास समय है, आपका 15 और 16 तारीख को एग्जाम है, तो आपके पास अभी हाथ में पूरे 15 दिन है, जहां पे आप बहुत अच्छे से जो है अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरे कर सकते हो। तो जितना भी समय पूरा इन्वेस्ट कर दो अपना पूरा पढ़ाई में, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। तो क्या आप सब लोग रेडी है? शुरुआत करें हम आज के साइंस की सेशन की। जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए, मुझे बताइए लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट करता है मिल्क जो होता है आपका दूध, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो है दूध को दही में बदल देता है और बढ़ाकर जो इसकी पोषण की गुणवत्ता के में सुधार करता है। अब बताइए, दूध से जब दही में बदलाव होता है, दूध से जब दही में बदलाव होता है तो क्या होता है आपका विटामिन, इसमें गुणवत्ता में किस कौन सी वाली गुणवत्ता में जो है वो सुधार करता है, क्वालिटी में? क्या विटामिन ए बनाता है, विटामिन बी बनाता है, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। जब भी दूध जो है दही में परिवर्तित होता है तो क्या होता है भाई, क्या करता क्या है वो? कौन सी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसकी बढ़ाता है, न्यूट्रिशन बढ़ाता है, कौन सा पोषक गुणवत्ता तत्व वो बढ़ाता है उसमें? जल्दी से सभी लोगों के मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी दूध से जो है अगर आप दही बना रहे हो, ठीक है, दूध से जब भी दही बनाते हो तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि आपका एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखना है। इसमें जो अम्ल रिस्पॉन्सिबल है आपका कौन सा है? लैक्टिक एसिड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल। अब लैक्टिक एसिड कर क्या रहा है आपका लैक्टिक एसिड जो है, जी हाँ, बहुत से बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता क्या है बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जो है विटामिन बी जो है, आंसर जो सेकंड वाला है, विटामिन बी में कन्वर्ट करता है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो इंक्रीज करता है, वो पोषक तत्व जो होता है विटामिन बी में जो है वो कन्वर्ट करता है। आपको ये ध्यान रखना है। जब भी क्या करता है, पीएच की वैल्यू जो है कम कर देता है। आपको पता है दूध जो है, जब दूध से दही आप चखोगे तो दही जो है ज्यादा खट्टा होता है, इसका मतलब पीएच का मान जो है वो कम होता है। पीएच का मान कम होने की वजह से जो है आपको खट्टापन आता है, क्योंकि एसिड हमेशा खट्टा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन जो होता है B12, ठीक है, इसका कंटेंट इंक्रीज होता है। B12 को क्या कहते हैं हम लोग? कोबालामाइन, ठीक है। कोबालामीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोबाल्ट होता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर देंगे और हमारे जो सेशन को शेयर भी कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग जो एसिड है उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। विनेगर के अंदर आपका होता है, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, संतरे के अंदर साइट्रिक होता है, नींबू के अंदर भी साइट्रिक अम्ल होता है, खट्टा दूध जो दही होता है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, जिसकी हमने अभी बात की, दूध से खट्टापन जो आता है, ठीक है, दही में। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और अगर मैं टमाटर की बात करूं तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और चींटी का डंक या फिर नेटल के जो पौधा होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे आपके पूरे विटामिन, जो इंपॉर्टेंट वाले विटामिन से, इसको और डिस्कस करेंगे। B12 जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोबालामाइन कहा जाता है इसको। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका जो है प्राथमिक कार्य जो है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? बताइए, कल मैंने आपको यह होमवर्क दिया था, सभी ने मुझे कमेंट में आंसर बताया था। क्या होता है इसका? कि वक्र है या फिर यकृत है या फिर अग्नाशय है या फिर छोटी आंत है? बताइए जल्दी से, किसका कार्य होता है? जो आपकी यूरिन जो है उसमें से जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकालना आपके शरीर से। सभी लोग जल्दी जल्दी से मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे। चैट रेट कम नहीं होना चाहिए, सभी लोग मुझे आंसर्स चैट में देते रहेंगे, सभी के आंसर्स आने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। जी हाँ, ये सभी के लिए मैं सारे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, तो आपको देखना जरूरी है। ये साइंस की जो क्लास है पूरा ही देखना है आपको, और ये सभी है, पीआरटी है, 6 to 8 9 10 सभी के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चे जो है किडनी बोल रहे हैं, ए जो है आपका किडनी जो होता है, वृक्क जो है आपका, वो सही आंसर है। किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन से जो है किडनी बनती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि भाई आपका जो है
इसका काम ही ये होता है कि आपका जो ब्लड होता है, सबसे पहले जो ब्लड आपका खून के अंदर जो भी वेस्ट होता है इसके अंदर जाता है, किडनी जो है प्यूरिफाई करता है और उसके बाद जो है यूरिन से बाहर निकालता है, ठीक है। और आपका जो ब्लड है फिर से प्यूरिफाई करके आपके शरीर को वापस भेज देता है। किडनी का काम ऐसा होता है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपके शरीर में कितनी किडनियां होती है? 2 किडनी होती है, ठीक है। और वो कितने बीन्स के समान दिखती है, ठीक है। बीन्स जो होते हैं आपके मटर के जो मतलब बीन्स की तरह दिखती है। देखिए बीन्स की तरह दिख रही है आपको ये आपकी जो किडनी है ये बीन की तरह दिखती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। और किससे बनी हुई होती है? ये नेफ्रॉन से बनी हुई होती है। मिलियंस ऑफ मैक्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, लाखों करोड़ों जो है नेफ्रॉन होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भाई द नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। अब बताइए नेफ्रॉन जो है किसका माइक्रोस्कोपिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है? भाई नेफ्रॉन निम्न में से सूक्ष्म जो है संचारात्मकता एवं कार्य का ये है करके इकाई है। जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है? किडनी है, लंग है, हार्ट है, लीवर है? जल्दी से बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था। सभी के आंसर चैट बॉक्स में चाहिए मुझे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करिए मुझे, क्या इसका करेक्ट आंसर है? चलिए हमारा 500 लाइक का आज का टारगेट है। पहला जो है 500 लाइक्स हम लोग पूरे करेंगे, तो सभी जितने भी लोग हैं सभी लाइक भी करना है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। किडनी, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये एसएससी का क्वेश्चन है आपका। किडनी जो है ये इसका करेक्ट आंसर। नेफ्रॉन जो होता है किसका यूनिट होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट। हमने अभी देखा कि भाई माइक्रोस्कोपिक जो ट्यूब्स होती है, छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती है, देखिए ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स दिख रही है ना, यहाँ पे छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती है, ये पूरी जो है आपकी बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती है। इसी को जो है नेफ्रॉन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी जो तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती? शून्य से, यानी कि आपका जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम जो है उससे संचरण नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी तरंगे होती है? वेव्स कौन सी होती है? प्रकाश है, उष्मा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या फिर ध्वनि होती है? कौन सी वेव्स जो है आपके शून्य से जो है नहीं, निर्वात जो होता है आपका वैक्यूम, उससे नहीं ट्रेवल कर सकती? सभी को आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जल्दी से बता दो। चलिए बहुत बढ़िया। ब्लड जो प्यूरिफाई करता है वो आपकी किडनी करती है। जी हाँ, अगर किडनी फेल हो गई तो इसका मतलब आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हुआ, इश्यूज होते हैं आपके बॉडी में बहुत सारे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग जो है सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग, चलिए बहुत बढ़िया सी। साउंड जो वेव्स होती है आपको ध्यान रखना है, साउंड वेव जो होती है हमेशा इसको किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी ना किसी मीडियम की या फिर माध्यम की जरूरत होती है जब एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए। अब अगर मैं बाकी वेव्स की बात करूं, प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश जो होता है आपका, लाइट जो है उसको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हीट, उसको भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको भी कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय जो होती है उसको भी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका साउंड वेव जिसको माध्यम की जरूरत होती है। प्रकाश की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है आपका, स्पीड जो होती है लाइट की, प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही गति जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी रहेगी, क्योंकि सेम है वैक्यूम की, उसकी जरूरत नहीं होती किसी भी जो माध्यम की। क्लियर है सभी को? चलिए अब अगर मैं बात पूछूं आपको कि जब भी आप चंद्रमा पे जाओगे वहां पे तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ठीक है। तो चंद्रमा पे क्या होता है कि आपको अगर बात करना तो आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, डायरेक्टली जो है बात नहीं कर सकते। आपको रेडियो वगैरह कुछ यूज करना पड़ेगा या फिर वॉकी टॉकी यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप बात कर पाओगे, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, पर्यावरण जो है ऊपर का है ही नहीं, वहां पे कोई भी माध्यम नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण जो है वहां पे आप जो है साउंड वेव्स नहीं बात कर सकते, आप आजू बाजू जैसे खड़े भी रहोगे तो। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है? ऐसी कौन सी ऊर्जा परिवर्तन है, परिवर्तित हो रही है, एक तरह की ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित हो रही है, तो इसमें घर्षण बल के बारे में पूछा है। यानी कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स उसके अंदर होता है। गतिज ऊर्जा से जब ऊष्मा ऊर्जा होती है उसमें होता है, स्थितिज ऊर्जा से जब ध्वनि ऊर्जा होती है उसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा होती है, या फिर एक से अधिक या कोई भी नहीं। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। जितने भी लोग यहां पे देख रहे हैं सभी को आंसर कमेंट करना है। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे जो है बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। तो जी हाँ, जो लोग भी ए बोल रहे हैं वेरी नाइस, उनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा से जो है आप उष्मा ऊर्जा जो है कन्वर्ट होता है। घर्षण बल जो होता है उसकी वजह, जैसे घर्षण बल की वजह से गतिज ऊर्जा जो होती है, मतलब कि आपकी स्पीड होती है, गाड़ी चल रही है, आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो आपकी जो है टायर गर्म हो जाएंगे, ठीक है, तो वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप जो है आप ठंडी के दिनों में क्या करते हो, ऐसे ऐसे हाथ जो ऐसे सेकते हो, हाथ को क्या करते हो, रब करते हो, तो रब करने से आपको गर्माहट फील होती है। तो ये गर्माहट जो फील होती है, क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा जो है आपकी हीट उष्मा ऊर्जा में जो है कन्वर्ट हो रही है। तो ये फ्रिक्शन होता है, दो सरफेस जब एक दूसरे के ऊपर जो है सतह के ऊपर जब घिसते हैं तो उसको फ्रिक्शनल बल आता है वहां पे, ये ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी, जैसे दौड़ रहे हो आप, चल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, उड़ रहा है प्लेन, बॉल फेंक रहे हो, तो ये सारा जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। और अगर मैं बात करूं इसकी, अगर देखिए जब भी आप माचिस जला रहे हो तो ये भी क्या है, एक गतिज ऊर्जा से जो है आपका जो है आप हीट मतलब उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो। हाथ जो आप ये कर रहे हो, रब कर रहे हो, या फिर आप गाड़ी से ब्रेकिंग कर रहे हो, तो ये भी जो है गतिज ऊर्जा से जो है आप उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हो। चलिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि भाई अभी बीपीएससी टीआरई ने 15 और 16 को एग्जाम कर दी है आप सभी लोगों की। तो आपके लिए जो टीआरई 3.0 के जो कोर्सेस है वो भी अवेलेबल है। पीआरटी अगर आप रिवीजन बैच ले रहे हो तो पीआरटी 300 में, जनरल स्टडीज भी 300 में। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि 6 to 8, 9, 10 भी अगर खरीद तो 300 और 449 में कॉम्बो पैक आपको जरूर मिल जाएंगे। और पूरे ही जब एंड तक, जब तक आपकी एग्जाम 14 तारीख तक जो है सारा ही जो है रिवीजन बैचेस करवाई जाएगी। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है आप टीचिंग परीक्षा के नंबर पे कॉल कीजिए और बिल्कुल आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते, विच टाइप ऑफ मॉस्किटो, भाई किस प्रकार का जो मच्छर मनुष्य में जो है संक्रमण फैलने के लिए जीका विषाणु, जीका वायरस, जीका विषाणु के वाहक के रूप में कार्य करता है, आपको बताना है। क्यूलेक्स है, या फिर एडिस जो है, एनोफिलिस है, या फिर जीका वायरस डज नॉट स्प्रेड। भाई मॉस्किटो से फैलता ही नहीं है मच्छरों से। जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जीका वायरस जो होता है किसकी वजह से होता है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। हमदान शेख जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स मुझे कमेंट में, जी जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे आंसर्स को। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, बी 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 की पूरी लाइन लग चुकी है। जी हाँ, एडिस मॉस्किटो जो होता है आपका, एडिस मच्छर जो होता है, इसकी वजह से आपका जीका वायरस जो है फैलता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो है इस तरीके के प्रश्न जो है आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मलेरिया किससे फैलता है और जीका वायरस किससे फैलेगा। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार देख भी लेते हैं, मच्छर जो काटता है सबसे पहले तो किसकी वजह से, फीमेल मॉस्किटो। हमेशा ध्यान रखना, फीमेल मॉस्किटो जो होती है, मादा जो मच्छर होते हैं उनके वजह से जो है, फीमेल एनोफिलस ने अगर काटा तो मलेरिया होगा आपको, या फिर आप हो सकता है हाथी पाव हो सकता है उसमें, या फिर एडिस मॉस्किटो ने अगर आपको काटा, एडिस मच्छर ने अगर आपको काटा तो जीका वायरस, डेंगू फीवर या फिर चिकनगुनिया जो है, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको काटता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो आपको येलो फीवर हो सकता है, वेस्ट नाइल वायरस जो है वो हो सकता है, या फिर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग मच्छर जब आपको काटते तो क्या, कौन से मच्छर से कौन सी बीमारी होगी। सभी को जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देना है। जितने भी लोग देख रहे, 600 से 700 लोग देख रहे हैं और केवल 300 लाइक्स है, हमें 500 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है। जल्दी से, इतनी मेहनत करती है पूरी टीम आप सभी के लिए, बैक एंड से जो है क्वेश्चन सेट करती है, सारा करता हूं। एक लाइक तो बनता है यार सभी के लिए, जल्दी से लाइक कर दो। अब बताओ, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कंडीशन में जो स्थिर जो होता है, ठीक है, नॉन डिकम्पोजिबल रहने वाला जो आर्टिफिशियल स्वीटनर पूछा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है नॉन डिकम्पोजिबल, कोल्ड मतलब जो भी पेय ठंडे पदार्थ होते हैं, ठंडे खाना होता है, उसके अंदर कौन सा जो है कृत्रिम जो है शर्करा इस्तेमाल होती है। आपको बताना है कि सैचरिन है, एस्पर्टेम है, सुक्रालोज है, एलिटेम है, या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी के आंसर्स कमेंट में चाहिए। आपको पता है दो तरीके की शक्कर होती है, मतलब शर्करा होती है। एक होती है जो हमें नेचुरल मिलती है, फ्रूट्स आपके जो होते हैं, फल वगैरह जो होते हैं उससे मिलती है, शुगर केन है आपका, गन्ना, उससे मिलती है। और जो बाकी है जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी कि आपके जो होते हैं कृत्रिम जो है शर्करा कहलाती है। तो इसमें से पूछा है ठंडी पदार्थों के लिए, ठंडे पदार्थों के लिए किसका इस्तेमाल करते हो। जैसे कोक वगैरह आप पीते हो, कुछ भी कोक पियोगे, कुछ भी पियोगे, जैसे ठंडी चीजें जो है, तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है। सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर है।
बहुत बढ़िया। तो सी आपका जो एस्पर्टेम होता है, आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे जो एस्पर्टेम बोल रहे हैं, एस्पर्टेम इसका करेक्ट आंसर है। एस्पर्टेम जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका 100 गुना ज्यादा मीठा होता है शक्कर से। 100 गुना ज्यादा मीठा होता है शक्कर से। जब भी आप देखोगे इसके कंटेंट, जैसे कोको कोला के अगर आप कंटेंट देखते हो तो इसके अंदर आपको यहां पे एस्पर्टेम दिखेगा। बिल्कुल इसमें जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल होता है। एस्पर्टेम जो होता है 100 गुना करीबन ज्यादा मीठा होता है आपका जो शुगर केन होता है, यानी कि आपका जो गन्ने के जूस से। और ये ज्यादातर जो आपके ठंडे खानों में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में, जैसे कि पेय पदार्थ जो होते हैं ठंडे वाले, कोको कोला, पेप्सी वगैरह में इस्तेमाल होता है। अगर गर्म की बात करें तो सुक्रालोज होता है, जो कि 600 गुना ज्यादा मीठा होता है और वो गर्म खाने में इस्तेमाल होता है। अगर बात करूं सैचेरिन की, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। देखिए कैंडीज और मेडिसिन के अंदर जो है ना, दवाइयां जो होती है उसके अंदर उसको मिठास देने के लिए आपकी सिरप है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। 550 गुना ज्यादा मीठा होता है। और सबसे ज्यादा जो मीठा होता है वो है एलिटेम। एलिटेंग नाम की जो आर्टिफिशियल शुगर होती है 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। ये भी कफ सिरप में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारहीनता होती है, क्या होती है? जब भी वेटलेसनेस आप फील करते हो कि भाई मेरा वजन ही नहीं है, तो ये किस वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तब होता है, निर्वात की स्थिति में होता है, वैक्यूम में होता है, या फिर कोई भी नहीं ऊपर में से? जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे और सभी सेशन को जरूर लाइक करेंगे यार। सभी जो है जितने भी लोग देख रहे हैं, 700 लोग हैं, कोई बात नहीं, चलो आप लोग जो है सभी जो है लाइक करेंगे बिल्कुल। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं यार। जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी लोगों को कमेंट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। जितने भी लोग देख रहे हैं बताओ क्या है, देख लेते हैं कि आपका कितना कंसेप्ट सही है। चलिए सुमन जी सी बोल रहे, बिल्कुल गलत है आपका। जितने भी लोग सी बोल रहे पहले ही गलत है भाई, वैक्यूम कंडीशन में नहीं होता है। बहुत से बच्चे जो है इनका आंसर ए है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाता है स्थिति में जो है भारहीनता, ऑफ कोर्स है गुरुत्वाकर्षण जीरो। जब आप देख सकते हो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण जो है कम गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ठीक है, जीरो ग्रेविटी होती तो वो ऊपर उड़ते रहते हैं, आपको पता है। तो जब वो उड़ते रहते हैं तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण जब जीरो रहेगा, जीरो स्टेट ऑफ ग्रेविटी रहेगी, तभी तो वेटलेसनेस फील होगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल देते हो आपका एलिवेटर का, देखो ये सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉट ऐसे उड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ पकड़ के रखना पड़ता है वरना उड़ते रहेंगे क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। अगर मैं बात करूं लिफ्ट की, लिफ्ट में अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है, लिफ्ट में आप ऊपर नीचे जा रहे हो, अगर आप कांस्टेंट एक तरीके की जो गति से जा रहे हो ऊपर नीचे, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन, मतलब बेसिकली आपको अपना वेट फील होता है। बट वही अगर आप ऊपर साइड जा रहे हो तो आपको अपना वजन ज्यादा फील होता है। आप देखिएगा, सोचिए, जब भी आप लिफ्ट में जाओगे नेक्स्ट टाइम ये सोचना, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको ज्यादा वजन फील होगा, अगर आप नीचे जाओगे तो आपको थोड़ा कम वजन, वेटलेसनेस फील होता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल तार तोड़ दिया जाए लिफ्ट का, एकदम से नीचे जाओगे तो आपको पूरा ही जो है वेटलेसनेस, मतलब आपकी जो है वेट ही नहीं फील होगा आपको, ठीक है, आपका भार ही नहीं फील होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है आपको वेटलेसनेस फील होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ी जो है एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। वो किस गैस की लीकेज की वजह से हुई थी आपको बताना है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, उसके कारण हुआ था, बताइए। फॉस्जीन के कारण हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइड के कारण हुआ था, या क्लोरीन गैस के कारण हुआ था? कौन सी गैस थी जिसकी वजह से कम 4000 लोगों की जो है मौत हुई थी, वो गैस लीक होने की वजह से? तो आपको बताना है कौन सी गैस थी। वो एक फर्टिलाइजर कंपनी थी जिसके अंदर यहां पे ये पूरा हुआ था, ये ट्रेजेडी हुई थी। तो ये कौन सी गैस थी? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग मुझे आंसर्स बताएंगे और कमेंट कम नहीं होने चाहिए सभी के। बहुत बढ़िया, सी आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड बोल रहे हैं। सी जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, इस गैस की लीक, रिसाव होने की वजह से जो है बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC भी कहा जाता है इसको। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3NCO जो है इसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखना है। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। केमिकल, इसका इस्तेमाल क्या होता है? पेस्टिसाइड्स कंपनी, जैसे मैंने बताया वो भी एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, नई खुली थी, पेस्टिसाइड्स में होता है जो भी आप खाद्य पदार्थ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो पेस्टिसाइड्स, उसमें इस्तेमाल होता है। एडिसिव, चिपकाने वाले रबर वगैरह फैक्ट्रीज में होता है। फोम वगैरह जिसमें आप सोते हो, जैसे फोम्स वगैरह होते हैं, उसमें प्लास्टिक वगैरह बनाने में जो इसका इस्तेमाल होता है, ये फोम्स वगैरह जो है, क्लियर है? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं, ज्यादातर आपके शरीर में जो एंजाइम होते हैं, जो आपकी पाचन प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो, या फिर आपका जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको जो है स्पीड अप करते हैं, थोड़ा तेजी से
करते हैं। तो ये कौन होते हैं एंजाइम? आखिरकार होते कौन है? प्रोटीन होते, वसा होते, क्षार होते, अम्ल होते, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं? सभी लोग आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होते हैं आपके एंजाइम्स। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग 500 लाइक्स के बहुत ज्यादा करीब है। सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार फिर लाइक की और सब्सक्राइब की भी बटन दबाना है यार। लाइक तो करना ही है, अगर टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वो भी जरूर करना है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है आंसर अभी दे रहे हैं। ए बी बी बोल रहे हैं, प्रोटीन है, कुछ लोग बोल रहे हैं सी है करके। चलिए, तो जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि एंजाइम जो है आपका प्रोटीन होता है, जी हाँ, एंजाइम जो है आपका एक प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है आपको। अमाइनो एसिड, प्रोटीन मतलब बोले तो अमाइनो एसिड से ही बना हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे बॉडी की जो सेल्स है पानी से और प्रोटीन्स वगैरह जो इन सब चीजों से बने हुए हैं, तो प्रोटीन जो एंजाइम है वो भी प्रोटीन ही होते हैं, आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब एंजाइम्स का काम क्या होता है शरीर के अंदर? वो क्या काम करती है कि जो भी आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, ठीक है, पाचन प्रक्रिया है आपकी जो भी, तो उसमें क्या करता है, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं उसको जो है ज्यादा स्पीड से करता है, ज्यादा तेजी से करने में, प्रतिक्रिया करने में जो आपको हेल्प करता है। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो आपके जो देखिए अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग जगह पे, कुछ एंजाइम्स आप जैसे आपका जो आप बोल रहे हो, जैसे आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, थूक जो होता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग जो है एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेट के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और पेप्टिडेज होता है। आपके जो पेट के अंदर है, स्टमक के अंदर, आपका पैनक्रियास के अंदर कुछ एंजाइम्स होता है, लाइपेज वगैरह, जो अलग अलग एंजाइम्स है। आपके जो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जो है पेप्सिन वगैरह जो एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में पाचन प्रक्रिया वगैरह को जो है, और आपका जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल इसमें कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को जो है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते, फैट्स को जो है आपके फैटी एसिड में कन्वर्ट करते, अलग अलग एंजाइम्स का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, दो जो है, ठीक है, दो जो है उत्तरोत्तर जो मतलब सक्सेसिव जो बोल सकते हैं शृंग अथवा दो गर्त जो होते हैं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब ऊपर का पार्ट, और जो नीचे का जो है क्रेस्ट, और टू सक्सेसिव ट्रफ जो होता है उसके बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं? जैसे देखिए ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये कि भाई इसको क्या कहा जाता है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे मुझे क्या कहा जाता है इसको। चलो कमेंट करके बताओ क्या कहा जाता है इसको। जो ये दूरी होती है इसको क्या कहते हैं? आंसर दिख रहा था इसलिए हटा दिया मैंने उसमें से। चलिए बताइए क्या है? बीपीएससी का ही ये भी क्वेश्चन है। आयाम कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर आप नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं उसमें से। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या कहते हैं। जो दूरी होती है ऊपर की, ये क्रेस्ट, या फिर बोल सकते हैं नीचे का जो होता है आपका, ठीक है, गर्त होता है या फिर श्रृंग जो होता है, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोगों को कमेंट करना है। आंसर बहुत ही सिंपल सा है और अच्छा है, आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। चलिए बी वेवलेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। तरंग जो धैर्य है जो आपका, ठीक है, वो होता है वेवलेंथ होती है। जो भी दो डिस्टेंस होता है क्रेस्ट या फिर ट्रफ के बीच का जो है आपका, ये वेवलेंथ कहलाता है। इसको वेवलेंथ जो है ये कहलाता है। अब मुझे बताइए सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी? आपने अक्सर देखा होगा विबग्योर, विबग्योर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हमने देखा भी था, पिछली बार क्वेश्चन भी किया हुआ है इसके ऊपर में। बताइए मुझे किसकी वेवलेंथ सबसे कम है? जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। चलिए बहुत बढ़िया। विबगर का मतलब क्या है? वी फॉर वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। किसमें से किसकी सबसे कम होती है? वॉयलेट की सबसे कम होती है, सबसे लेस होती है। वेवलेंथ जो होती है आपकी सबसे कम होती है। इसी वजह से जो है वेवलेंथ कम होना मतलब ये जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा दूर रहेगा, ठीक है। तो रेड की सबसे ज्यादा होती है। लाल जो रंग है इसकी सबसे ज्यादा जो है आपकी वेवलेंथ होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि दूर जहां साइन बोर्ड होता है, अगर हॉस्पिटल है दूर कहीं आपका, तो उसका जो नाम लिखा होता है वो लाल रंग में होता है, कि जो लाइट होता है लाल रंग का होता है, दूर से दिख जाता है कि भाई गाड़ी जो है, मतलब जो हॉस्पिटल जो है उसका नाम दूर से दिख जाए, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ज्यादा दूर से दिखता है। वॉयलेट जो है आपका सबसे कम जो है उसकी वेवलेंथ होती है बैंगनी रंग की, इसी वजह से जो है उसको दूर से नहीं देख सकते हम ज्यादा। क्लियर है? तो ऐसे बढ़ते क्रम में होता है।
क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अभी केंद्रीय बल जो होता है आपका, कि किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है बताइए? फ्री मोशन, अंतरिक्ष में जो वस्तु की मुक्त गति होती है उसके लिए है। वस्तु को जो वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना है उसके लिए होता है। वस्तु को सीधी रेखा में उड़ाना या फिर उपयोग में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। सभी लोग मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर, और सभी को जल्दी जल्दी से मुझे बताना है। चलिए लाइक्स भी करने हैं सेशन को, जो है जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक बिल्कुल कम है हमारे, 530 हुए अभी। नेक्स्ट टारगेट हमें 1000 का पूरा करना है, सभी लोग लाइक करेंगे। 871 लाइव है, बहुत बढ़िया हमारे सेशन में आज के। चलिए बी बोल रहे हैं बहुत से बच्चे जो है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रिक बल, किससे रिलेटेड होता है? जब भी सर्कल वगैरह जब आप करते हो, चलो घूम रहे हो, जैसे कुछ घुमा रहे हो ऐसे गोल गोल, जो है उससे रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब जो वस्तु को जो वृत्ताकार जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, वस्तु सर्कुलर पाथ में जब आप मूव करते हो तो जाके इसका काम आता है। दो तरीके के बल होते हैं, एक आपका अभिकेंद्री बल होता है जो बीच की तरफ जो है, सेंटर की तरफ जो होता है आपका, केंद्र की तरफ जो है उसका डायरेक्शन होता है, और एक होता है बाहर की तरफ जो है आपका दूसरा डायरेक्शन होता है। चलिए देख लेते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, वो इमेजिनरी फोर्स होता है, और जो सेंट्रीपिटल होता है अभिकेंद्री बल, वो सेंटर की तरफ। अगर ये जो लड़का ये घुमा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग बॉल जो है घुमा रहा है, इसको बांध के जो है, तो इसके अंदर की तरफ जो बल आएगा वो आपका अभिकेंद्री बल होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप टर्न लेते हो, तो देखो पीछे वाला क्या हुआ, पीछे वाला जो लड़का है वो क्या हो रहा है कि वो साइड घूम रहा है, क्योंकि आपने लेफ्ट टर्न लिया, उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो वो साइड, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है आपका। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसकी वजह से होता है। देखिए ये जो पूरा वेलोसिटी होता है, वॉशिंग मशीन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, अभिकेंद्री बल और आपका जो अपकेंद्र बल जो होता है, ये ध्यान रखना है, बाहर साइड जो जाता है वो आपका अपकेंद्र बल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भाई तारे जो है स्वयं किस, तारे जो होते हैं आपके टिमटिमाटे जो तारे हैं, वो स्वयं किस प्रक्रिया के कारण चमकते हैं बताइए? किस प्रक्रिया के कारण चमकते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है, न्यूक्लियर फिशन के कारण है, परमाणु विखंडन के कारण है, रेडिएशन के कारण है, या न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है? बताओ जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे कि तारे जो ऐसे चमकते हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से चमकते हैं? जल्दी से बताओ। तारे जो होते गैस का एक गोला ही है ना ऑलमोस्ट, वो तो किस वजह से चमकते हैं? केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, रेडिएशन, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन? बताइए, विखंडन है, संलयन है, या फिर आपका विकिरण है? जल्दी से बताओ, सभी लोग कमेंट करके आंसर्स बताएंगे। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, विखंडन बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर जो है डी। आपका जो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है, आपकी परमाणु जो है संलयन की जो प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से आपके तारे चमकते हैं। अब तारे हैं, या फिर आप बोल सकते हो आप सन जो होता है आपका, सूर्य के ऊपर भी जो है यही प्रक्रिया होती है, फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, दो हल्के तत्व जो है मिलके जो है भारी तत्व बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन मिलके क्या करेगा, वो हीलियम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हीलियम जो है गैस में कन्वर्ट होता है। आग का जो गैस का गोला जो है हमारा सूर्य भी है, और जो हमारे तारे होते हैं वो भी इसी वजह से चमकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है। चलिए, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल रिएक्शन देखो, क्योंकि दो तत्व जो है एक साथ जो है केमिकल चेंज होता है, बेसिकली ये बोल सकते हैं केमिकल चेंज होता है, हम लोग ये बोल सकते हैं पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो हीलियम आइटम में जो है कन्वर्ट होते हैं। इसी वजह से जो ये जो है एक प्रोसेस होती है फ्यूजन की, फ्यूजन वाली प्रक्रिया होती है। परमाणु जो है संलयन की होती है। विखंडन में क्या होता है, आपको ये भी एक बात बता देता हूं कि विखंडन में एक जो अणु आपका जो परमाणु होता है वो दो अलग अलग इसमें टूटता है। एक जो चीज थी वो दो इसमें टूट गई, तो इसको फिशन कहते हैं। टूटना मतलब फिशन, जुड़ना मतलब फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये पूरी प्रोसेस है फिशन की प्रोसेस। न्यूट्रॉन जो है, यहाँ पे जब न्यूट्रॉन को मारा गया इसके ऊपर, तो यहाँ पे दो अलग अलग जो चीजें हैं टूट के बन गई। इसके वही अगर फ्यूजन की बात करूं तो जब उसको मिलाते हैं दोनों को तो जाके वो फ्यूजन होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका आंसर सभी लोगों से मुझे एक्सपेक्टेड है कि भाई जब मिश्रण में पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब भी आप कंपोजिशन जब होता है, हेवियर कंपोनेंट जो है नीचे बैठ जाता है, सीविंग कहते हैं, छानना कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, सूत्रण कहते हैं, या अवसादन कहते हैं? सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में चाहिए, जितने भी लोग हैं जल्दी से बता दो क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है इसका? जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, जितने भी लोग
जितने भी लोग जो है निक्कू प्रिया जी बोल रहे हैं मेरा आंसर सही है जी। ओके, थैंक यू सो मच निक्कू प्रिया जी। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपका आंसर सही है। और एक जन बोल रहे हैं कि आपको अवार्ड भी मिलना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल अवार्ड मिलेगा। आप अगर ऐसे ही जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसे छोटे छोटे मेहनत करती रहोगे आप आगे में, तो बिल्कुल आपको अवार्ड मिलेगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 में शिक्षक का जो है आपकी चयन होगा। ठीक है, यही अवार्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। डी सेडिमेंटेशन बोल रहे हैं आप सभी लोग जो है, सेडिमेंटेशन की जो प्रक्रिया, अवसादन की जो प्रक्रिया है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप, ठीक है, जो घोल होता है उसके अंदर जब भी आप इंप्योरिटीज होती है, जैसे कि जब पानी, बारिश के वक्त पानी आता है तो नीचे जब बैठता है, इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि नीचे जो है ज्यादा भारी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, आपके कण जो होते हैं। छानने में आपको पता है, आपकी मम्मी जब रवा वगैरह छानती होगी, ठीक है, तो वो जो है प्रोसेस पूरा छानना है, जिसमें क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल ऊपर रहते हैं और छोटे वाले जो होते हैं कण आपके नीचे आ जाते हैं। थ्रेशिंग आपको पता है कि यहाँ पे जो थ्रेश करके जो धान्य को जो है उसको निकाला जाता है। उसके बाद यार्निंग, सूत्रन, जिससे कपड़े सिए जाते हैं, स्वेटर सिए जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो आपकी सूत्रन की होती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। Which one of the following substance is a natural indicator, पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका इनमें से जो है प्राकृतिक संकेतक का उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा पदार्थ जो अम्ला और क्षार को जो है पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से प्राकृतिक संकेतक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सभी को आंसर्स कमेंट करके बताना। लिटमस है, फिनोफ्थैलिन है, मिथाइल ऑरेंज है या मिथाइल रेड है। जल्दी से सभी लोग मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है ये, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से ए बी सी डी, और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जो है सेशन को लाइक करना है। लाइक सर बहुत 600 ही हुए, हमें 1000 का लाइक टारगेट पूरा करना है। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दो। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे, और बहुत करीब है हम लोग 1000 लाइव के, तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए सेशन अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। चलिए बहुत बढ़िया। लिटमस, लिटमस की लाइन लग चुकी है। लिटमस जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिटमस जो है लाइकेन नाम के पौधे से बनता है, लाइकेन नाम के पौधे से बनता है, जो कि हमें बताता है कोई भी पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। जब भी लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस से क्या होता है, लिटमस पेपर बनता है, जो कि एक नीले रंग का रहता है, नीले ब्लू रंग का होता है, और एक होता है आपके लाल रंग का होता है। दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। अब ब्लू लिटमस जो है वो जब भी आप एसिड में डालोगे, ब्लू लिटमस को जब भी मैं एसिड में डालूंगा तो वो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ब्लू लिटमस को एसिड में डाला, लाल हो गया। और वही अगर ब्लू लिटमस को मैं क्षार में डालूंगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही अगर मैं लाल लिटमस की बात करूं, लाल लिटमस को जब मैं एसिड में डालूंगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वही लाल लिटमस को जब मैं क्षार में डालूंगा तो इसमें परिवर्तन होकर ये नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लिटमस पेपर का होता है। अब अलग अलग जो है ये प्राकृतिक है, ठीक है, लिटमस पेपर, क्योंकि लाइकेन नाम का पौधा प्रकृति में मिलता है इसलिए प्राकृतिक है। फिनोफ्थैलिन की बात करूं तो ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है, कृत्रिम संकेतक है। मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, ये सारे कृत्रिम संकेतक है। क्लियर सभी को? चलिए, तो आप एक चीज से ध्यान याद सकते हो कि भाई ब्लू जो है लाल में कन्वर्ट होता है जब भी आप एसिड में डालते हो। ब्लू लिटमस पेपर BAR, ठीक है, बाहर से आप याद रख सकते हो कि भाई ब्लू एसिड में जब डालोगे, शराब जो होती है एसिड होती है, वो बार में मिलती है, ऐसे ध्यान रख लो। शराब जो है एसिड होती है, बार में मिलती है, तो भाई ब्लू जो होता है एसिड में जब डालोगे तो आपका जो है लाल में परिवर्तित होगा, ऐसे समझ लेना, ठीक है। एक ट्रिक से आप ऐसे याद रख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते कि कौन से जो है आपके सूचक होते हैं। अब सूचक जो है आपके प्राकृतिक जो है उसमें बात करते हैं टर्मरिक। आपके घर में जो हल्दी पाउडर जो आप रोज जो यूज करते हो, आपका खाना बनाने में, जो भी हाउसवाइफ्स होंगे खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर। उसके बाद गुड़हल का जो पुष्प है, जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा, आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएगा। जो फूल होता है उसके पुष्प जो होते हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है, पंखुड़िया जो होती है। फिनोफ्थैलिन जो होता है इसका जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और साथ ही साथ मिथाइल ऑरेंज भी जो है आपका एक कृत्रिम संकेतक है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप सभी को क्लियर है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि समझ गया है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार मुझे बता भी दीजिए लिख के कि भाई लाइकेन, हल्दी और जो है कौन से वाले जो प्राकृतिक है और कौन से जो है कृत्रिम संकेतक है। सभी लोग एक बार कमेंट में भी बता दीजिए ताकि सभी लोगों को याद हो जाए जल्दी से, जिसको भी नहीं पता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि एक TRE 1.0 का भी क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, भाई शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। कौन सी जो कोशिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, RBC होते हैं, एक से अधिक या नन ऑफ द अबव। कौन सी जो है आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपकी फाइटिंग
जो होती है, इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं आपके शरीर में, जो भी बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला जो है सेल होता है, आपको ये बताना है। जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया। लिम्फोसाइट जो है ये बेसिकली आपका डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है उसमें सेल्स जो होते हैं, उसमें व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ये आपके प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, ठीक है, तो प्लेटलेट जो है रक्त का थक्का वगैरह जो होता है उसको बनाने के लिए काम आता है, ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। और आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए होता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जो व्हाइट ब्लड सेल है, न्यूट्रोफिल होते हैं आपके, इयोसिनोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट की बात हुई थी अभी फाइटिंग इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, फाइटिंग इन्फेक्शन के लिए ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि जब भी फाइट इन्फेक्शन करते हैं तो अलग अलग जो है व्हाइट ब्लड सेल्स यूज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मुझे बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंजेस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है। रासायनिक परिवर्तन से, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कौन सा जो है एक प्रकाश जो है उत्पन्न करता है आपका रासायनिक परिवर्तन के कारण। बताइए, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, या फिर CFL होता है, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं। जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके। कमेंट किसी के कम नहीं होने चाहिए, और 1000 लाइक्स के बहुत ज्यादा करीब है। सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को, और जितने भी लोग देख रहे हैं यार, लाइक करना है सभी को। चलिए, बी सूर्य सूर्य बोल रहे, कुछ लोग CFL बोल रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन से जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो है आपको ध्यान रखना है सूर्य होता है, क्योंकि ये फ्यूजन वाली प्रोसेस से करता है। फ्यूजन जो है आपका, ठीक है, अभी हमने देखा था कि फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण करता है, ठीक है। ये केमिकल चेंज है जहां एक नया ही पदार्थ बन रहा है, ठीक है। नया पदार्थ मतलब हीलियम जो होता है, हीलियम में परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में जो है परिवर्तित होता है। इसके कारण बेसिकली फ्यूजन के कारण हमने देखा था हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो क्या होता है आपके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी को फ्यूजन कहा जाता है, यानी कि आपका संलयन जो प्रक्रिया होती है वो कहा जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। डब्ल्यूबीसी का सबसे मुख्य कार्य अभी हमने डिस्कस किया था, बताइए। ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, या फिर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, बताइए। या फिर एक से अधिक, या कोई भी नहीं। जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है, क्या यूज है इसका, डब्ल्यूबीसी का क्या इस्तेमाल होता है। डब्ल्यूबीसी का इस्तेमाल कहां होता है, सभी लोग मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, जी हाँ, डब्ल्यूबीसी का जो इस्तेमाल होता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। डब्ल्यूबीसी अभी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। चलिए, तो जो भी लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का कोर्स अभी भी अगर परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए अभी भी एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जो लोग खरीद सकते हैं, जिसमें रिवीजन बैच और सारा ही डेटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी दिन बचे हुए 15 दिन है, अभी भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो आप बिल्कुल कोर्सेज को परचेस कर सकते हो, बहुत ही कम दामों में आपको और अच्छा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। अब आपके लिए जो है आखिरी जो क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आपके लिए जो आखिरी क्वेश्चन है वो आज का मैं एक बार बता देता हूं कि चलिए, इसका जो आंसर है आप सभी को करना है। जल्दी से बताइए कि जो एसिड जो है प्रेजेंट है टर्मराइंड में, मतलब कि आपकी इमली के अंदर जो है, इमली का जो फल होता है उसमें मौजूद एसिड कौन सा है। सभी को जो है आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, ना कि चैट बॉक्स के अंदर। आज का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम लोग सेशन जो है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पे नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर्स को कमेंट करेंगे। हम लोग मिलेंगे हमारे कल के सेशन में। आई होप आप सभी को जो आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। साइंस की एक बड़ी मैराथन मैं प्लान कर रहा हूँ, बस मुझे एक और दिन का समय चाहिए। हम लोग बड़ी मैराथन प्लान करेंगे और बहुत सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पूछे जा चुके हैं वो हम करेंगे और जो पूछे जा सकते हैं।
तो आई होप आप सभी को सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। जिसका जैसा भी है, आप एक बार मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, और सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। आप सभी को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ना कि चैट बॉक्स में। जैसे ही मैं सेशन एंड करूं उसके बाद आप सभी को आंसर जो है चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए सभी को बाय एंड गुड डे।